हाँ तो बच्चों तैयार है ना पूरी जोश के साथ, मजे में है ना। आज हम लोग अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के प्रभाव पढ़ेंगे। भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में आप लोगों से मैंने जो बातें की थी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और दोनों लगभग 30 डिग्री के आसपास। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है और भारत का देशांतरीय विस्तार जो 30 डिग्री है और वास्तविक दूरी पर इन दोनों में भिन्नता है। इसका कारण भी मैंने आप लोगों को समझाया था। लेकिन भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो 30 डिग्री है, इसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ता है, आज हम लोग ये चीजें जानेंगे। तो भारत का अक्षांशीय अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की प्रभाव। तो सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं कि अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या है। अक्षांशीय विस्तार, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत की अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है, 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। तो इस 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार के कारण क्या होता है कि यहां देखेंगे हम लोग कि पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर पार करने में, 1 डिग्री देशांतर पार करने में सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर, धरातल पर 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। अब ध्यान देंगे यहां। तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर, धरातल पर 1 डिग्री देशांतर को पार करने में जहां 4 मिनट का समय लगता है और भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगेगा? 120 मिनट। समझ रहे हैं? जहां 1 मिनट को पार करने, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। क्योंकि 1 डिग्री को 4 मिनट में, इसलिए 30 डिग्री को 30 गुना 4 बराबर 120 मिनट, या कहें हम कि 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे का समय लगता है। तो सूर्य की किरणों को धरातल पर 1 डिग्री देशांतर पार करने में जहां 4 मिनट का समय लगता है, इसीलिए भारत के पूरे एक छोर से दूसरे छोर, पूरब से पश्चिम तक जाने में सूर्य किरणों को 120 मिनट का समय, 2 घंटे का समय लग जाता है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच, भारत की जो मानचित्र की बात हम लोग करें तो भारतीय मानचित्र में हम लोग देखेंगे कि ये अरुणाचल से कच्छ की बात हम करते हैं। तो जो ये 30 डिग्री का देशांतर है, तो अरुणाचल प्रदेश और ये हो गया कच्छ, तो दोनों जगहों के बीच जो है 120 मिनट के स्थानीय समय में अंतर पाया जाता है।
अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है। सूर्योदय 2 घंटा पहले, क्योंकि सूर्य की किरणें पहले यहां पहुंच जाती है, तो 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, जबकि 2 घंटा बाद कच्छ में सूर्योदय होता है। यूं कहें तो जब इस अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा ही रहता है। ऐसा क्यों? देशांतरीय विस्तार के कारण। 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण ही इस स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में रात हो जाती है, जबकि 2 घंटे बाद कच्छ में रात होता है। तो एक बात आप लोगों के मन में यह भी आ रहा होगा कि सर, जब स्थानीय समय में दोनों जगह के 2 घंटे का अंतर है, ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के लोग और कच्छ के लोगों का घड़ी का टाइम अलग अलग होगा। या आप में से कोई घूमने गया होगा तो कह रहा होगा कि सचिन, हमारे घड़ी की समय तो सेम टू सेम था। ये बात ऐसी है कि इस तरह के स्थानीय समय का अंतर केवल यहां ही नहीं, हर क्षेत्रों में पाया जाएगा। ये तो मैं एक उदाहरण बताया, इस छोर से इस छोर, बीच में भी जितना डिग्री देशांतर का अंतर होगा उतना समय अंतराल घटता बढ़ता रहेगा। तो जहां हम देख रहे हैं कि स्थानीय समय में अंतर के कारण कोई तरह की दिक्कतों का सामना हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या होता है कि कच्छ का कोई लड़का है और इसका कोई एग्जाम अरुणाचल प्रदेश में जाकर देना हो, और चूंकि स्थानीय समय अंतराल में ये 2 घंटा पीछे है, तो ये अपनी घड़ी से सही समय पर एग्जाम देने पहुंचेगा। अगर 10 बजे का टाइम है तो वो 10 बजे अपनी घड़ी से सही टाइम पर पहुंचता है। लेकिन क्या देखा गया कि अरुणाचल प्रदेश में तो 2 घंटा पहले ही 10 बज गया था। ऐसे में उस लड़के का एग्जाम छूट जाएगा। यानी कि इस तरह की कठिनाइयों का सामना हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को करना पड़ेगा। तो इस समस्याओं के समाधान के लिए जो स्थानीय समय में अंतर है, उसके बावजूद भी एक राष्ट्रीय समय मानक बना दिया गया है। और राष्ट्रीय समय मानक बनाने के लिए क्या किया गया है, भारत में जो 82.30 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इसको मानक मध्याह्न रेखा मान लिया गया। मानक मध्याह्न रेखा मान लिया गया 82.5 डिग्री को, जो भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरता है। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर के यह 82.5 डिग्री का मानक मध्याह्न रेखा गुजरती है। उसी नैनी में वेधशाला का निर्माण किया गया है। अब क्या होता है कि वहां जो 82.5 डिग्री के रेखा पर नैनी में जो वेधशाला बनाया गया, जब सूर्य की किरणें इस रेखा पर सीधी लंबवत पड़ती है तो उस समय वहां 12 बजता है, मध्याह्न हो जाता है। और उसी समय पूरे भारत के प्रत्येक क्षेत्र में यह अलर्ट भेज दिया जाता है कि 12 समय हो गया है, 12 बज गया है, मध्याह्न का 12 बज गया है। और ऐसे में पूरे भारत के सभी क्षेत्रों में इस समय को 12 बजा दिया जाता है। और इस तरह से पूरे भारत में एक समय जो है मानक हो जाता है। तो यह ऐसा इसलिए किया गया है, मानक मध्याह्न रेखा बनाया गया और पूरे भारत की समय को निर्धारित किया गया है, ताकि जो हम लोगों ने चर्चा किया कि स्थानीय समय के कारण दिक्कतें उत्पन्न होंगी, इस दिक्कतों को खत्म करने के लिए। लेकिन ओरिजिनल में देखा जाए तो इस देशांतरीय विस्तार के कारण जो समय अवधि है, स्थानीय समय है, इसमें अंतर पाया जाता है।
तो देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या होता है? स्थानीय समय में अंतर। इस अंतर के लिए अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश एवं कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। और ये क्यों होता है? यही देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 30 डिग्री, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? स्थानीय समय पर प्रभाव पड़ता है, स्थानीय समय अंतराल में हो जाता है। जिस तरह से भारत का एक मानक मध्याह्न रेखा बनाया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, तब आप लोग सोच रहे होंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही मानक मध्याह्न रेखा क्यों बनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब मानक मध्याह्न रेखा का चयन होता है तो कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहली बात यह होती है कि वह 7.5 डिग्री देशांतर से विभाजित हो, यानी 7.5 डिग्री देशांतर के गुणज में हो। और दूसरी बात यह होती है कि वह जिस देश का मानक मध्याह्न चयन करना है उसके लगभग ठीक बीचों बीच से होकर गुजरता है। और ऐसा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ होता है, जो हमारे देश को की ठीक बीचों बीच होकर गुजरती है, और यह 7.5 के गुणज में है। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि मानक मध्याह्न रेखा के चयन करते समय किन बातों का ध्यान में रखा जाता है। जिस तरह से भारत का मानक मध्याह्न रेखा है, उसी तरह विश्व के लिए भी एक मानक मध्याह्न रेखा रखा गया है जिसे ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। और ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से भारतीय समय 5.5 घंटा आगे है। यानी हमारे भारत का कहें कि भारत का समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5 घंटा 30 मिनट या 5.5 घंटा आगे है। भारतीय समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से अंतर्राष्ट्रीय समय से 5.5 घंटा आगे है। तो ये हो गया देशांतरीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। अब हम अक्षांशीय विस्तार की प्रभाव देखते हैं। अक्षांशीय यहां मैं आप लोगों को शायद अक्षांशीय विस्तार लिखवा दिया था, इसको आप देखेंगे देशांतरीय विस्तार। माफ कीजिएगा, यहां मुझसे माफ कीजिएगा, जो मैं यहाँ अक्षांशीय विस्तार लिख दिया था वह देशांतरीय विस्तार की मैं चर्चा कर रहा था कि देशांतरीय विस्तार का यह प्रभाव हमारे देश पर और स्थानीय समय पर पड़ता है। अब मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो अक्षांशीय विस्तार का भारत पर अक्षांशीय विस्तार का जो प्रभाव पड़ता है वो 2 रूपों में पाया जाता है। भारत में अक्षांशीय विस्तार 2 भागों में बांट करके जाना जा सकता है। पहला जो अक्षांशीय विस्तार जो है यह सूर्य का, ठीक ना, सूर्य ताप यानी दैनिक तापांतर पर प्रभाव, दैनिक तापांतर पर प्रभाव पड़ता है। क्या दैनिक तापांतर पर प्रभाव पड़ता है? पहला जो है ये दैनिक तापांतर पर प्रभाव पड़ता है। मैंने 2 भागों में बांटने की बात कहा। दैनिक तापांतर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जहां हम लोग देख रहे हैं कि भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है, और यह
37 डिग्री, अप्रोक्स 37 डिग्री कहा जाए, अगर एक्यूरेट देखा जाए तो यह 37 डिग्री कुछ मिनट हो जाता है, ठीक ना। तो जो 37 डिग्री 6 मिनट कहेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा है। भारत का सबसे उत्तरी जो अक्षांश है वो 37 डिग्री 6 मिनट है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट विषुवत रेखा से, अगर हम विषुवत रेखा की बात करें, विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा से काफी दूर पड़ता है। और हम जानते हैं कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। मैं आप लोगों से बता देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को विषुवत रेखा, देशांतर रेखा, अक्षांशीय रेखा, भूमध्य रेखा, अगर इन सब में दिक्कत आती हो, कटिबंध वगैरह में दिक्कत आती हो, तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं जानकारी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक वीडियो में इन्हीं टॉपिकों पर, इन्हीं शीर्षकों पर डाल दूंगा, ताकि आप लोग कटिबंधों और इन रेखाओं का, वृत्तों का अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आज चूंकि मैं जिस बात को लेकर के चल रहा हूं उसी पर फोकस करता हूं, तो मैं बता देता हूं कि विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश है, यहां से जम्मू कश्मीर की दूरी बहुत अधिक हो जाती है, जो 37 डिग्री 6 मिनट हो जाता है। इसलिए सूर्य की किरणें वहां काफी तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें काफी तिरछी पड़ती है, और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है कि सूर्य का तापांतर कम मिलता है। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग उष्मा के स्रोत से ज्यों दूरी बढ़ते जाती है, वैसे हमें तापमान कम मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ठंडे के दिन में, सर्दी के दिनों में जब आग जला करके और शरीर सेकते होंगे, तो आप देखते होंगे कि हम लोग जितना नजदीक बैठते हैं उतनी अधिक तापमान मिलती है, और जो दूर बढ़ते हैं तापमान कम मिलता है। उसी तरह सूर्य चूंकि लंबवत पड़ता है विषुवत रेखा पर, इसलिए विषुवत रेखा पर तापमान बहुत अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूरी बढ़ती जाती है, तापमान कम मिलता जाता है। तो जम्मू कश्मीर राज्य जो विषुवत रेखा से काफी दूरी पर स्थित है, यहाँ सूर्य की किरणें काफी तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ सूर्य का ताप कम मिलता है। वहीं अगर हम लोग भारत के दक्षिणी हिस्से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की बात करें, तो कन्याकुमारी जो दक्षिणतम बिंदु आता है वह 8 डिग्री अप्रोक्स है, 8 डिग्री अक्षांश है, जो विषुवत रेखा से काफी नजदीक है। ऐसे में यहां पर सूर्य का तापमान बहुत अधिक मिलता है। तो 37 डिग्री होने के कारण जम्मू कश्मीर में जहां सूर्य की किरणें कम, यानी सूर्य का तापमान कम मिल रहा है, और 8 डिग्री जो काफी नजदीक होने के कारण सूर्य की किरणें अधिक मिलती है, तो यहाँ पर तापमान में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिन में लोग बहुत अधिक गर्म कपड़े पहनते हैं। यहां तक कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से जैसे गुलमर्ग, खिलनमर्ग, सोनमर्ग आदि क्षेत्रों में तापमान 0 डिग्री से भी 40 डिग्री नीचे चला जाता है। तो इतना न्यून तापमान पाया जाता है। और वहीं जाड़े के मौसम की ही हम बात करें तो केरल के किसान लुंगी पहन करके, गंजी पहन करके अपने खेतों में काम करते हैं। यानी यहां तापमान उतना निम्न नहीं होता है, ऐसा इसलिए कि यह विषुवत रेखा के काफी नजदीक है। तो ये जो तापमान में अंतर पाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का तापमान 0 से भी नीचे चला जा रहा है और केरल का तापमान काफी उच्च रह रहा है, ये तापमान में जो अंतर पाया जाता है, यह तापांतर ये अक्षांशीय विस्तार के कारण, यहाँ 8 डिग्री अक्षांश से 37 डिग्री अक्षांश आने में सूर्य की किरणों का तापमान काफी गिर जाता है, उसका तापमान एकदम कम हो जाता है। तो पहला प्रभाव दैनिक तापांतर पर पड़ता है कि जम्मू
कश्मीर जो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच अक्षांश से यहां से गुजरती है, तो जम्मू कश्मीर में तापमान न्यून रहता है। वहीं केरल में तापमान न्यून नहीं रहता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ का देशांतर और यहाँ के अक्षांशीय विस्तार और जम्मू कश्मीर के अक्षांशीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। और दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसका दूसरा प्रभाव पड़ता है दिन के लंबाई पर। अब दिन के लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं बता दूं कि जैसे क्या होता है कि जम्मू कश्मीर विषुवत रेखा के काफी नजदीक है और जम्मू कश्मीर विषुवत रेखा से काफी दूर है और केरल विषुवत रेखा के काफी नजदीक है। ऐसे में सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन, आप लोग सुने होंगे बड़े दिन और छोटे दिन के बारे में, क्योंकि 7 8 क्लास में इन सब विषयों पर आप लोग अच्छी तरह से जानकारियां प्राप्त कर ली होगी। और अगर जिन विषयों में आपको, जिन टॉपिकों पर आपको लगता है कि हमें ये चीजें मालूम नहीं है और जानने की जरूरत है, तो आप अगर हमसे किसी तरह की मदद चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो जैसे बड़ा दिन कब होता है, छोटा दिन कब होता है, ये चीजें अगर न समझ में आता हो, अपसौर उपसौर ये आदि चीजें नहीं जानकारी हो, तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट केवल कीजिए जिन चीजों को नहीं जानते। तो जैसे बड़े दिन और छोटे दिन में क्या होता है कि आप देखे होंगे कि जाड़े के मौसम में रातें लंबी और दिन छोटा होता है, और गर्मी के मौसम में अभी हम लोग देखेंगे तो रातें छोटी और दिन लंबी करती है। तो ये बड़ा दिन और छोटा दिन जो हो गया, तो इस बीच का अंतर जो होता है इस पर भी प्रभाव पड़ता है अक्षांशीय विस्तार का। अक्षांशीय विस्तार के कारण ही जहां जम्मू कश्मीर में लेह जो है लेह लद्दाख की बात करें तो लेह लद्दाख में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे दिन के बीच 5 घंटे का अंतर पाया जाता है। जबकि केरल में यह अंतर 45 मिनट का होता है। जहां हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के बीच लेह और लद्दाख में 5 घंटे का अंतर पाया गया, वहीं कम अक्षांश होने के कारण, छोटा अक्षांश होने के कारण केरल में यह अंतर मात्र 45 मिनट का पाया जाता है। यानी सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के बीच का अंतर देखा जाए तो मात्र 45 दिन, यानी कि जाड़े के दिन या गर्मी के दिन दोनों दिनों में लगभग समान दिन और रात होती है। और जबकि जम्मू कश्मीर में यह दिन को देखा जाए तो 5 घंटे का अंतराल हो जाता है। जैसे हम लोगों में भी देखिएगा तो 3.5 4 घंटे का अंतराल सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के बीच पाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो ब्यौरा रहा, यह भारत पर अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के प्रभाव की बात रही। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कतें हैं तो मैंने पहले ही आप लोगों से आग्रह किया है कि आप हमें कमेंट कीजिए, और जब भी हमें लगे कि आपको कोई समस्याएं हो रही है मैं उसके लिए अलग से कोई वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग बात करेंगे भारत का विश्व के साथ संपर्क। भारत का विश्व के साथ संपर्क। तो अब हम लोग भारत
तथा विश्व, इसके बारे में जानेंगे। भारत अपने प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत की जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है इस तरह से है और ये हिंद महासागर हो जाता है, तो हिंद महासागर के एकदम शीर्ष पर भारत विराजमान है। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर विराजमान है और पश्चिमी तट से भारत के अगर देखा जाए तो भारत के दो तट, एक पश्चिमी तट और दूसरा भारत का पूर्वी तट। क्योंकि भारत का प्रायद्वीपीय आकार है तो इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया पूर्वी तट। तो भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट से विश्व के अन्य देशों के साथ संपर्क स्थापित होता है जो समुद्री मार्गों से होता है। पश्चिमी तट से बात करें तो यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ। यूरोपीय देश दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका। भारत का यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार जो होता है यह पश्चिमी तट से होता है, जबकि पूर्वी तट से एशियाई देशों एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार होता है। तो भारत का जो व्यापार होता है उसकी बात करें, यानी भारत का विश्व के साथ जो संपर्क है वह दो क्षेत्रों से, एक पूर्वी तटीय से और एक पश्चिमी तट से। तो पश्चिमी तट से भारत यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करता है, दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों के साथ व्यापार करता है और फिर अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार होता है। जो पश्चिमी तट पर जितने भी बंदरगाह हैं उनसे वहां हमारे वस्तुएं जाती है और वहां की वस्तुएं आती है। जो पूर्वी तट होता है तो पूर्वी तट पर अन्य एशियाई देशों के साथ तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा संपर्क होता है, व्यापार होता है, यहां से वस्तुएं भेजी जाती है और वस्तुएं लाई जाती है। तो ये हमारा जो है भारत का संपर्क हुआ। अब भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क की बात करें तो समुद्र के साथ उत्तर की विशाल पर्वतमाला जो देखा जाए तो यहां तो हम लोग देख रहे हैं कि समुद्रों के द्वारा हो रहा है। इसके अलावा अन्य मार्ग में जो है उत्तर के विशाल पर्वतमाला हिमालय में स्थित दर्रों के माध्यम से। अब कह रहा है कि जो समुद्री मार्गों से तो हमारा भारत जो विश्व के अन्य देशों के साथ संपर्क है ही, उसके साथ साथ हम लोगों के जो उत्तर में विशाल हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है उसमें स्थित दर्रों के साथ भी हम लोगों का विश्व के अन्य देशों के साथ संपर्क होता है। और इन्हीं मार्गों के माध्यम से, इन व्यापारों के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से ही एशिया तथा पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक पद्धति, दशमलव प्रणाली दुनिया के अन्य भागों तक पहुंचा। जो एशियन कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं
उपनिषदों के विचार है, बौद्ध धर्म है, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली है, जो दुनिया के अन्य हिस्सों तक पहुंचा वो इन्हीं मार्गों के माध्यम से, इन्हीं संपर्कों के माध्यम से। तो इस प्रकार भारत का दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंध है और इसके साथ स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला, मीनार, गुंबद आदि ये सारी चीजें जो है भारत से अन्य देशों तक पहुंची और अन्य देशों से भारत तक पहुंची। तो ये सारे जो है भारत के साथ एक अच्छे संबंध को बताते हैं कि भारत के किस प्रकार से अन्य देशों के साथ संबंध है और इन संबंधों के माध्यम से ये सारी चीजें आदान प्रदान होती रहती है। इसके बाद आगे के वीडियो में हम लोग भारत के पड़ोसी देशों का अध्ययन करेंगे और एक बार हमें बताइए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, आपके आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिए जाने वाले कक्षा 9 एवं 10 की परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।